बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आप छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं घरों पे, और जनाब हम यहाँ आकर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप लोग घर में बैठ के आराम से अपने प्यारों के साथ अपनी ईद को भी एंजॉय कर सकें और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएं। और चलें, लेक्चर तो आपको ये थ्रू ऑनलाइन पहुँच ही जाएंगे। हम अभी तक जो कुछ पढ़ चुके हैं, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे टेक्स्ट के, और उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कैपिटल गेन्स को कंप्लीट किया था। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ कैपिटल गेन्स के कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आगे चलते हैं। आपको पता है हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब था कि लॉ ने, इनकम टैक्स लॉ ने हमारी इनकम को डिफरेंट हेड्स में बांट दिया था, 5 हेड में बांट दिया था। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं। हम 2 हेड इसमें से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से जी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैलरी, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी थोड़ा बड़ा हेड है और बड़ा ही अहम हेड है। अहम इस सेंस में है कि इसमें से 12-15 नंबर का न्यूमेरिक भी आ जाता है और कोई थ्योरेटिकल छोटी मोटी बात भी इधर उधर आ जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम। आपको मालूम है, हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे, जब भी हम कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे, तो हमें 4 बातें पढ़नी है। नंबर 1, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या था? किस टाइप की इनकम इस हेड ऑफ इनकम में आएंगी, व्हाट इज इंक्लूडेड, और किस तरह की इनकम नहीं आएंगी। यानी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि क्या ये इनकम भी आएगी, तो लॉ सम टाइम क्लैरिफाई कर देता कि नहीं नहीं ये नहीं आएगी। अब आपके पास मिसालें मौजूद हैं। कहां से? जो कुछ पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन से भी इसकी एग्जांपल मौजूद है। कैपिटल गेन ने, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ने स्कोप डिफाइन कर दिया था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रेंट की डेफिनेशन ने स्कोप डिफाइन कर दिया था। व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड, ये सारा कुछ हमें समझ आ गया था। इसी तरह सैलरी में देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, डिडक्शंस। जब इनकम कैलकुलेट होगी तो क्या कुछ खर्चे भी माइनस करना अलाउ होगा, या टोटल जितनी रिसीट्स हैं उस पर टैक्स लग जाएगा। कैपिटल गेन में आपने पढ़ा था, कैपिटल गेन में आपने पढ़ा था कि गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। बी क्या थी? डिडक्शंस अलाउड। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड, नेमली रिपेयर अलाउंस, फुला 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 अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड। अच्छा जी, यहां भी 2 बातें पढ़ रहे होते हैं हम। कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो अलाउड हैं और कौन कौन सी डिडक्शन है जो अलाउड नहीं है, या किन कंडीशन में जाके कोई अलाउ की हुई डिडक्शन नॉट अलाउड हो जाती है। मैं फिर अभी जो 2 टॉपिक पढ़े हैं वहां से एक्सप्लेन करता जा रहा हूं थोड़ी थोड़ी सी बातें। मसलन डिडक्शन नॉट अलाउड में हमने लाइबिलिटी नॉट पेड विद इन 3 ईयर ऑफ अकरेंस की बात की थी। याद आ रही है? डिडक्शन नॉट अलाउड। इसी तरह यहां देख रहे होंगे जी। अच्छा जी, आगे क्या आ गया जनाब? बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। गवर्नमेंट ने टैक्स कब लेना है? अक्रूवल बेसिस या रिसीट बेसिस। मसलन आपने सैलरी अर्न कर ली है, अभी एम्प्लॉयर ने सैलरी पे नहीं की, आपकी पिछले 3 माह से सैलरी अभी मिली नहीं है। अब देखना है कि सैलरी अक्रू तो हो गई है, क्या गवर्नमेंट अक्रूवल बेसिस पर टैक्स मांग रही है? फिर तो पिछले 3 महीने की सैलरी पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कैश बेसिस पर मांग रही है तो आप कहेंगे भाई अभी तो मुझे सैलरी मिली नहीं है, जब मुझे मिलेगी तो भाई गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दूंगा। लेकिन कोई, ये बात हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कोई एक उसूल नहीं है सारे टैक्स के लिए, बल्कि हर हेड में हमें लाकर, इसीलिए इन सारों का एक उसूल नहीं है, हमें हर हेड को सेपरेट सेपरेट देखना पड़ता है। और आखिरी बात आ गई थी टैक्सेबिलिटी। क्या ये इनकम नॉर्मल में जाएगी यानी एनटीआर में जाएगी या एफटीआर में जाएगी?
नॉर्मल टैक्स रिजीम बेसिस या फाइनल टैक्स रिजीम बेसिस। ये बातें, ये चार बातें कोई एक उसूल सारे टैक्स के लिए नहीं है, बल्कि दे वेरी विद हेड्स ऑफ इनकम। दैट्स वाई हमें हर हेड ऑफ इनकम में इन चीज़ों को सेपरेटली देखना पड़ता है। बात समझ आ गई जी? चलिए जनाब, सैलरी सेक्शन 12 आ गया जनाब। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 सैलरी की एक डेफिनेशन दे रहा है और इसके बारे में कुछ बातें हमें बता रहा है। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन अ टैक्स ईयर other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary। section 12। पहली बात हमें एक समझ आई है, एक सवाल का जवाब तो हमें यहीं मिल गया। क्या जी? एनी सैलरी रिसीव्ड, यानी सैलरी टैक्स हो रही है रिसीट बेसिस पर। अगर सैलरी नहीं मिली तो टैक्स भी नहीं लगेगा। ये नहीं लिखा हुआ जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा था एनी रेंट रिसीव और रिसीवेबल मींस अक्रूवल बेसिस। अच्छा जी, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन अ टैक्स ईयर अदर देन सैलरी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड सैलरी। कोई बात समझ आ रही है? ओके, चलिए जनाब, इसके बाद आ जाता है अब रिसीव्ड का एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो लॉ को हुआ, आपको पता है लॉ को हर बात कर करके चलनी पड़ती है। अब सैलरी रिसीव्ड कब होगी? व्हेन सैलरी इज ट्रीटेड टू बी एज रिसीव्ड। वो कहते हैं सैलरी पर टैक्स जब लगेगा जब वो सैलरी उस बंदे ने रिसीव कर ली होगी। अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और परक्विजिट्स इफ इट इज। वो कहता है कोई बंदे ने सैलरी कब रिसीव करी होगी या कोई एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई बेनिफिट अटैच है, ये भी अभी हम आगे थोड़ा सा लेक्चर में चलेंगे तो समझ आएगी, या कोई पर्क्स अटैच है, ये चीज कब मिली है? when it is assumed to be, when it is treated as having received। कब रिसीव हुई है? वो कहता है पहली बात है एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, यानी सैलरी कैसे रिसीव हो रही है? जब ये एक्चुअल मिल गई है। एक्चुअल का क्या मतलब है? हो सकता है आपको कैश पर मिलती हो तो आप कैशियर के पास गए और आपने कैश रिसीव करके और वाउचर साइन कर दिया, इसका मतलब है आपको सैलरी मिल गई। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती हो, बैंक में ट्रांसफर होती हो, आपको ट्रांसफर कर दी गई है, आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं कि नहीं निकलवाए इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको बैंक में सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। ये दोनों केसेस किसके हैं? व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव, या आपने कैशियर से जाके अकाउंटेंट से जाके कैश ले लिया है या आपके बैंक में सैलरी ट्रांसफर हो गई है, एक्चुअली रिसीव। पहला केस आ गया कि भाई सैलरी व्हेन अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और परक्विजिट्स इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। उस बंदे ने एक्चुअली सैलरी क्या कर ली है? रिसीव कर ली है। Number 2, applied on behalf of the person at the instruction of the person or under any law। वो कहता है जी दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जो सैलरी है ना दैट इज अप्लाइड। कैसे? या तो उस बंदे ने ही हमें कहा था ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, या अंडर लॉ। क्या मतलब हुआ? दोनों बातों को समझते हैं। एक एम्प्लॉय है, उसने कहीं से लोन ले रखा है या कोई गाड़ी लीज करवा रखी है। अच्छा, गाड़ी का रेंटल हर महीने जाना है 2 लाख रुपए का। उसने एम्प्लॉयर को ही बता दिया कि यार जो मेरी 2 लाख सैलरी है ना, ये आप ऐसा करें मुझे ना दिया करें बल्कि मेरा ये
लीज रेंटल पे कर दिया करें, मेरी किस्त पे कर दिया करें। अब महीना खत्म हुआ, ये कम तारीख को हमने ये चेक लीजिंग कंपनी को भेज दिया। लॉ की मजबूरी, सारी बात लिख कर चलना है। अब अगर ये बात यहां ना लिखी होती तो बंदा कहता जी सैलरी पे टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि ना मुझे कैश मिला ना मेरे बैंक में पैसे आए, क्योंकि एक्चुअली तो उसने रिसीव ही नहीं की। बल्कि क्या हुआ है, सैलरी इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, यानी जहां उसने कहा था हमने उसके मुताबिक खर्च कर दिए हैं। वो कहता जी मेरी बिजली के बिल पे कर दिया करना, मेरे बच्चों की फीस पे कर देना, ये सब किस डेफिनेशन में आ गया, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। लॉ कहता है फिर इसका मतलब है सैलरी आपने रिसीव कर ली है, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि सर कहाँ रिसीव की है, ना मेरे पास कैश आया ना मेरे पास बैंक आया। बात समझ आ रही है? तो ये वाली बात लॉ ने यहां सेकंड पॉइंट ऐड कर दिया। क्या? वो कहता है सैलरी ये भी रिसीव ही होगी, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, उस एम्प्लॉय ने हमें कहा हुआ है। लॉ ने और कंप्रीहेंसिव किया, उसने कहा एक सिनेरियो और हो सकता है कि एम्प्लॉय ने तो नहीं कहा, बल्कि किसी लॉ के तहत एम्प्लॉयर को नोटिस आ गया कि भाई इस बंदे को आप सैलरी देते हैं लॉ के तहत। जैसे फर्ज कर लें कहीं से नैब का नोटिस आ गया, कहीं से टैक्स की रिकवरी का नोटिस आ गया, कहीं से और कोई गवर्नमेंट के आपने ड्यूज देने थे। गवर्नमेंट क्या करती है, रिकवरी की एक प्रोसीडिंग है, आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में जाके, इसे रिकवरी प्रोसीडिंग में डाल के उसके एम्प्लॉयर को ढूंढ लेती है। बाद दफा वो कहते हैं यार इस बंदे ने गवर्नमेंट के 12 लाख रुपए देने हैं, अगले 6 महीने आपने इसको सैलरी नहीं देनी, बल्कि हर महीने 2-2 लाख रुपए हमें जमा कराना। आप एज एन एम्प्लॉयर बाउंड हैं लॉ की वजह से इसे फॉलो करने के लिए। क्या ये सैलरी एम्प्लॉय को मिली है कि नहीं मिली? लॉ कहता है ये भी मिल गई है। कैसे? भाई जो उसने गवर्नमेंट के पैसे देने थे उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना। लॉ कहता है ये भी सैलरी उसको मिल गई है, ये भी हम ट्रीट करेंगे कि जैसे ये पैसे उसे मिल गए हैं। 2 पॉइंट में लॉ ने ये 4 बातें पिरो दी हैं, समराइज कर दी हैं। कौन कौन सी? कब सैलरी एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, कब सैलरी एक्चुअली रिसीव हो जाएगी। वो कहता है या तो उस बंदे ने कैश ले लिया या उसके बैंक में पैसे आपने डाल दिए एम्प्लॉयर ने, सैलरी रिसीव हो गई या टैक्स देना पड़ेगा। वो कहता है कब सैलरी अप्लाई कर दी हमने, अप्लाइड कैसे, यानी उस बंदे को नहीं दिए पैसे, बल्कि जिसको उसने कहा था उसको दे दिए। बच्चों की फीस, बिजली के बिल, कोई उसने किस्तों पर चीजें ली हुई थी, कोई घर का किराया, कोई व्हाटएवर, उसके कहने पर, उसकी इंस्ट्रक्शन पर दे दिए। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हुआ, रिसीव्ड हो गई सैलरी। उसने नहीं कहा, बल्कि वो तो भागता फिर रहा था, ठीक है, दवाई लेने चला गया था। पीछे से लॉ ने कहा कि नहीं भाई नहीं, इसके ये पैसे हैं, ये रिकवर करें। कहां से पैसे इसको आते हैं? वो कहा यार ये इसका एम्प्लॉयर है, यहां से इसे सैलरी आ रही थी। उन्होंने एम्प्लॉयर को नोटिस डाला, उसने कहा भाई आप इसकी सैलरी हमें नैब में जमा कराएंगे या टैक्स में रिकवरी हो रही है, यानी किसी भी लॉ के तहत अगर आपसे रिकवरी की जा रही है तब भी लॉ कहता है ये सैलरी भी रिसीव हो गई है। ये 2 बातें, हर बात में आगे 2 बातें नजर आ रही थी हमें। तीसरी बात, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। तीसरी बात, सैलरी रिसीव कब होती है? सैलरी रिसीव कब होती है? व्हेन इट इज मेड अवेलेबल, व्हेन इट इज मेड अवेलेबल। क्या मतलब? उसको फराहम कर दी गई है। बात समझ आ रही है? व्हेन इट इज मेड अवेलेबल, उसको मुहैया कर दी गई, उसने ली नहीं है। जैसे आपको याद है, ये पॉइंट था लॉ का, टैक्स का, जिसको मियां नवाज शरीफ को फंसवा दिया था जिसने। दिस इज द पॉइंट जिस पर वो ना अहल हुआ है। आपके सिलेबस में आ गई बात।
और कहा जी हमने तो बच्चों से सैलरी ली नहीं है। नहीं, वो सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी, यहां फॉल कर गई। या आपको एक मैसेज आ गया, मसलन मुझे राइज का एक मैसेज आ जाए कि सर आपकी सैलरी अवेलेबल है, पिक कर लें। एक एम्प्लॉय को सैलरी का मैसेज आ गया, फर्ज किया 30 जून 2023 को कि सर अपनी सैलरी ले लें आकर। एम्प्लॉय ने कहा यार चलो कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। अब मैंने दानिस्ता एक क्रूशल डेट डाली है, 30 जून 2023। बंदा आया, अगले दिन सुबह आया 1 जुलाई 2023 को, और आकर कैश रिसीव कर लिया। अब एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि ये सैलरी तो मैंने अगले टैक्स ईयर में, मैंने दानिस्ता टैक्स ईयर के डेट वाली तारीख डाली है ना, ये लास्ट डे था ना टैक्स ईयर 2023 का। एम्प्लॉयर ने आपको मैसेज भेजा सैलरी रिसीव कर लो भाई। आपने कहा चलो यार कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। आपका ख्याल है कि ये 2024 की ट्रांजैक्शन हो गई है, क्योंकि 2023 में तो मुझे सैलरी मिली नहीं है, लेकिन लॉ बड़े समझदार लोगों ने बना रखा है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये 2023 की ही सैलरी है, बिकॉज ये क्या हो गई थी, मेड अवेलेबल हो गई थी। आपके लिए सैलरी एम्प्लॉयर की तरफ से तो अवेलेबल थी, आप लेने नहीं गए हैं। बात समझ आई? बाद दफा क्या होता है, मदर ने टेबल पे नाश्ता लगा दिया या डिनर लगा दिया और आप खाने नहीं गए। मामा ने आवाज भी लगा दी कि बेटा आ जाओ लंच कर लो या डिनर कर लो या ब्रेकफास्ट कर लो, आप नहीं गए। अब मामा किसी काम में लग गई हैं। थोड़ी देर बाद मामा भूख लगी है, तो मामा फौरन गुस्से से बोली कि बेटा मैंने तो लगा दिया खाना, तुमने खाया नहीं। क्या मतलब हुआ, मेड अवेलेबल हो गया। मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई, तो मेड अवेलेबल कर दिया था। ऐसे ही अगर एम्प्लॉयर ने सैलरी मेड अवेलेबल कर दी है कि सर आपका चेक बना पड़ा है ले लें, या कैशियर के पास चले जाएं अपने पैसे ले लें, आपने नहीं लिए, लॉ की नजर में ये सैलरी आपको रिसीव हो चुकी है। 5 बातें, वैसे तो 3 हेडिंग बनाई है लॉ ने। व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, when it is applied on behalf of the employee or under any law, when it is made available। लॉ कहता है इन तीनों केसेस में इट इज assumed कि सैलरी आपकी क्या हो गई है, आपको ट्रांसफर होगी या टैक्स दे दें। यहां कैश बेसिस से ये मुराद नहीं है कि सर मैंने तो भी कैश लिया ही नहीं है, कैश लूंगा तो टैक्स दूंगा। इसलिए लॉ ने इस बात को यहां लाकर एक्सप्लेन कर दिया। A person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisites if it is actually received by the person, applied on behalf of the person or under any law or made available। इन तीनों में से कोई एनी वन अगर कंडीशन पूरी हो गई है, then it means you have received the salary। और जिस साल में आपने वो रिसीव किया है उस साल की इनकम में ऐड कर देंगे। सर ये साल की इनकम में क्यों कह रहे हैं बेटा, इसलिए कह रहे हैं, देखिए अभी आप पढ़कर आए। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर में रिसीव होगी, इन अ टैक्स ईयर। यही तो बात यहां मैंने क्रिएट की थी। मेड अवेलेबल की बेस पर ये टैक्स ईयर 2023 बन रहा है, जबकि अगर कैश देखते तो ये 2024 बन रहा था। लेकिन लॉ कहता था क्योंकि ये पूरी हो गई है कंडीशन, इसलिए 2023 में ही टैक्स देना पड़ेगा। इसका टैक्स ईयर 2023 के साथ इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं एक बात समझ आ गई, सैलरी रिसीव्ड की लॉ की क्या डेफिनेशन है, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, 2 बातें, सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है। लॉ ने साथ ही सैलरी के लिए रिसीट बेसिस एक्सप्लेन कर दिया। 3 बातें आपको बता दी। कुछ बात समझ आई है? जी सर, आगे चलते हैं। अब आ गया जी, इसी सेक्शन में आगे चल रही है बात। सैलरी मीन्स, आपको पता है
मीन्स वाली डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, मतलब डिक्शनरी की मीनिंग खत्म। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं किसी बंदे को, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयमेंट से, नौकरी से जो पैसे मिलते हैं उसे सैलरी कहते हैं। वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, क्या है वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हो या कैपिटल नेचर की रिसीट हो। सर ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है? बेटा रेवेन्यू नेचर हम ऐसी रिसीट्स को कहते हैं जो रिकरिंग इन नेचर की होती हैं, हर महीने आपको मिल रही होती हैं सैलरी। कैपिटल नेचर की कौन सी रिसीट होती हैं? जो वन ऑफ मिलती हैं, कभी कभार जिंदगी में मिलती हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको कोई पैसे मिल गए, रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम कोई अमाउंट मिल गई, दीज आर कॉल्ड कैपिटल नेचर। अगरचे ये बात उस तरह नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए, लिंकिंग के लिए कह रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे थे वहां भी आपने पढ़ा था रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे वहां एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, यहां इनकम की, सैलरी की बात हो रही है। रेवेन्यू नेचर का मतलब है वो सैलरी जो रिकरिंग इन नेचर है, हर महीने मिलती है। कैपिटल नेचर का मतलब है जो वन ऑफ मिलती है। समझाने के लिए लफ्ज बोल रहा हूं। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्ज किया आप हर महीने कोई एक फीस पे कर रहे हैं, ये रेवेन्यू नेचर है। एक आपने लमसम शुरू में एक मरतबा एडमिशन फीस पे की, वो फिर दोबारा नहीं पे करनी, वो क्या है? कैपिटल नेचर है। अच्छा जी, लाने का सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई। मींस पहले तो इस पे फोकस करें, कौन सी डेफिनेशन है? मींस वाली डेफिनेशन, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। फिर लाने का इंक्लूडिंग, फिर उसने अपनी बनाई हुई डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लफ्ज फ्रेज इंक्लूडिंग का इस्तेमाल किया। तो ये वो डेफिनेशन हो गई जिसमें मींस और इंक्लूड्स इकट्ठा आ रहा होता है, ठीक है ना। एनी पे, वेज और अदर रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुएटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। वो कहता है यार इसकी मैं उर्दू आसान करके आपको बताता हूँ। तो आप पता आपको क्या करें? लॉ कह रहे हैं सैलरी का ना नाम जो मर्जी रख लेना, हम नाम से नहीं धोखा खाते। अगर एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय होने की वजह से आपको कोई पे देता है ना, ने कहा सर टैक्स तो सैलरी पे है, मुझे तो पे मिलती है। क्या बात है, ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, फिर तो सारे ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएंगे। उन्होंने कहा सर टैक्स तो देखें ना सैलरी पे लगा है, मैं तो वर्कर हूँ, मुझे तो वेजेस मिलती हैं। उन्होंने कहा नहीं यार ये नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप उसको पे कह दें, वेजेस कह दें, या जो और ज़रा एग्जेक्टिव होते हैं उसके लिए क्या बोल देते हैं? रेन्यूमरेशन। प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को मिल रहे हो, क्या है उसका नाम? सैलरी रख दें। क्या है उसका नाम? पे रख दें। क्या है उसका नाम? वेजेस रख दें। क्या है उसका नाम? रेन्यूमरेशन रख दें। तो कहते भाई ये सैलरी ही मुराद है। यानी इतनी बात का मतलब क्या हुआ कि भाई नाम में क्या रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लाने का जो मर्जी नाम रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजिस्लेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है एनी पे, वेजेस और अदर रिन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। वो कहता है किसी एम्प्लॉय को आपने प्रोवाइड किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नाम क्या रखा है। लेकिन ये जो शायर लोग होते हैं उन्होंने बड़ा फर्क पड़ रहा होता है नामों से भी। वो एक मशहूर सा शेर है ना, मैं कभी अक्सर सुना देता हूँ क्लास में, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। शायरों को तो बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन लॉ कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो वो कहता है एनी पे, वेजेस और रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। फिर उसने और एक्सप्लेन किया इंक्लूडिंग लीव पे, यानी आप छुट्टी पर चले गए और आपको तनख्वाह मिल रही है। क्या वो कहे सर इनमें तो मैं वहां काम थोड़े कर रहा था? कहते नहीं ये भी सैलरी है, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, जरा वन बाई वन आपने मेरे साथ चलना है। लीव पे की समझ आ गई बात? लीव पे का क्या मतलब हो गया? छुट्टी पर है लेकिन तनख्वाह मिल रही है। पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, मसलन एक कंपनी थी, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव्स। एक कंपनी में आप काम कर रहे थे, कंपनी का उसूल ये था कि आपको एक साल में 40
लीव जो थी ना वो अलाउड थी। साल का शुरू हुआ, आपने एहतियात से छुट्टियां की और आगे ज़रूरत ना पड़ जाए, ठीक है। अब साल का एंड होने के करीब है, आपने चेक किया यार मैंने कितनी छुट्टियां की हैं अभी, पता चला 10 डेज ओनली। देखो हो मर गए भाई, 30 डेज की मेरी लीव पड़ी है अभी, साल खत्म होने में रह गया सिर्फ 2 महीने। अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा? अगर तो नॉर्मल सी पॉलिसी बनी हुई है ना, तो ये गैर ज़रूरी छुट्टियां शुरू करेगा। क्यों? कि यार मेरी छुट्टियां ज़ाया हो जाएंगी, मुझे कितने नफलों का सवाब है। अब 2 में से कोई एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी इदारे को। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नहीं जो छुट्टियां बच जाएंगी वो अगले साल में ऐड कर देंगे। जैसे आप वो पैकेज नहीं करवा लेते कोई मोबाइल पे, पैकेज के एक्सपायर होने से पहले, सुनो गौर से मेरी बात, पैकेज के एक्सपायर होने से पहले आखिरी दिन अगर आप दोबारा पैकेज सब्सक्राइब कर दें तो क्या होता है? आपका बैलेंस, आपके फ्री मिनट, आपका इंटरनेट के जीबीज अगले वाले उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? और अगर आपका पैकेज खत्म हुआ और आपने उसे एक्सपायर हो जाने दिया तो सब कुछ जीरो हो जाता है। आप कहते हो मर गए भाई, क्या हो गया, ये तो आज बड़ी गलती होगी मेरे से। बात समझ आ रही है? क्योंकि पैकेज के मिनट ज़ाया होने से आपको बड़ा नुकसान फील होता है। पैकेज के, मोबाइल पैकेज के जीबी लॉस हो जाए तो आपको फीलिंग होती है कि मुझे बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का वैसे कोई टाइम वेस्ट हो रहा हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको एहसास नहीं होता कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। आपकी नमाज रह जाए तो आपको एहसास नहीं होता मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। लेकिन पैकेज पे हमें हो रहा है। अच्छा, तो पैकेज ऐड हो सकता था अगर आप उसको कर लेते। या बाद दफ़ा कंपनी क्या करते हो, कहते यार भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने छुट्टियां नहीं की तो जितने दिन आपके बचेंगे ना आखिरी दिन, मसलन फर्ज कर लें 30 डेज ही बचे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 30 डेज का मतलब है 1 मंथ, वो कहता है यार हम आपको 1 महीने की एडिशनल सैलरी पे कर देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या हुआ? आपने छुट्टियां कम की, 40 छुट्टियां अलाउड थी, आपने 10 की, इसका मतलब आपने 30 डेज ज़्यादा काम किया साल में। तो कोई बात नहीं भाई, आपने ज़्यादा काम किया, उसके पैसे दे रहे हैं आपको। इसको क्या कहते हैं? पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है की बजाय, छुट्टियों की बजाय पेमेंट मिल गई है। क्या हुआ? आपने ये 30 छुट्टियां नहीं की थी, एक था आपको छुट्टियां दी जाती, नहीं, छुट्टियों की बजाय पेमेंट दे दी है। इसको क्या बोलते हैं? पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। अच्छा जी, इंक्लूडिंग लीव पेमेंट, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट का क्या मतलब होता है? आपकी ड्यूटी आज थी सुबह 9 to 5, 9 AM to 5 PM, आपको रात 8 बजे तक रुकना पड़ रहा है, तो अच्छी कंपनी क्या करती है? आपको इस टाइम का ओवर टाइम दे देते हैं। वो कहता है यार ये मेरी सैलरी थोड़े है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, उसके पैसे हैं भाई, इस पर क्यों टैक्स ले रहे हो? कहता है यार मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयर ने दिए हैं? कहता हाँ। आप उनके एम्प्लॉय हो? कहता जी सर। कहता बस इसी को सैलरी कहते हैं, नामों में कुछ नहीं रखा। ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, साल के आखिर में कोई बोनस मिल गया। बोनस क्या है? एडिशनल पैसे मिल गए, कमीशन मिल गया, आपने कोई ट्रांजैक्शन करवाई है कंपनी की, उन्होंने कहा यार देखो भाई आप जो काम कर रहे थे वो तो है ही है। या जैसे सेल्स के लोग नहीं होते कि ये आपकी सैलरी होगी और सेल का 5% आपका कमीशन होगा, तो कहे यार ये कमीशन तो मेरी सैलरी नहीं है ना, देखो सैलरी तो मेरी 50,000 है, कमीशन तो मैं अलग से। कहते यार अभी तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि नामों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ देखना क्या है, पैसे किसने दिए हैं? एम्प्लॉयर ने। क्यों दिए हैं? आप एम्प्लॉय हो। कहते बात खत्म हो गई, इसी को सैलरी कहते हैं। कोई और आपको फी दे दी जाए, ग्रेजुएटी दे दी जाए और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, इनकी डिटेल आएगी इसी चैप्टर में आगे चल के ना। मैं अभी हल्का हल्का सा थोड़ी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। तो भाई लॉ बार बार आपको एक बात बता रहा है, नामों में कुछ नहीं रखा।
अच्छा, फी, ग्रेजुएटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये भी वर्क कंडीशन सप्लीमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाद दफा कोई शख्स जॉब कर रहा होता है ना, एग्जेक्टिव जॉब कर रहा है, उसको मसलन एक शख्स ना फर्ज कर लें किसी ना उसमें काम कर रहा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में काम कर रहा है। मैं दानिस्ता एग्जांपल लेता हूँ, आपके I2B में आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था OGDC, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी पढ़ी थी ना, OGDC। यहाँ एक बंदा एग्जेक्टिव है, ऑडिटर है, वो काम कर रहा है OGDC में। अब ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, इनके यहाँ कंपनी में ना कोई प्रॉब्लम आ गया। अब आप ऑडिटर हो कंपनी के, आपकी वाइट कॉलर जॉब है, आप हेड ऑफिस में बैठते हो, एयर कंडीशन माहौल में बैठते हो, आराम से रहते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया, उन्होंने कहा नहीं सर आपको ना जहाँ से हमारी ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रही है ना, ऑयल हेड वेल पर जाना पड़ेगा जहाँ एक्चुअली ऑयल निकल रहा है। अब वहाँ की ज़िंदगी तो और तरह की है। तो यार मैं क्यों जाऊँगा? वो कहते सर हमें अंदाज़ा है आप एग्जेक्टिव हैं, लेकिन हम ना आपको, आप एक अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट में जा रहे हो काम करने के लिए, हम आपको इसकी वजह से एडिशनली 1 लाख रुपया पे करेंगे। आपने कहा अच्छा यार अब तो जाना ही पड़ेगा, कंपनी के लिए तो जान भी हाजिर है, जान तो यहाँ डल गई ना। अब उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, अब कंपनी में सर हमने नहीं जाना तो किसने जाना। ये जो पैसे मिले ना, इसका नाम है वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। क्या क्या नाम है इसका? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। काम के हालात जैसे आपके नहीं थे उसमें जाना पड़ गया, और कंपनी की पॉलिसी के तहत अच्छी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसे होता है। पाकिस्तान में तो कहते भाई जाना है जा, नहीं तो चल नौकरियों जा। बात समझ आ रही रहा? ये अच्छी कंपनीज की बात हो रही है। अच्छा जी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट मिल गया, या आपको कंपनी के किसी काम की वजह से किसी ऐसी जगह जाना पड़ गया जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं। जैसे अगर हम दुनिया में देखें, एक वक्त था इराक में बड़े मसाइल थे, अफगानिस्तान में बड़े मसाइल थे, लेकिन आपको किसी काम की वजह से जाना पड़ गया। अब आपकी लाइफ को वहाँ एक किस्म का थ्रेट है। कंपनी कहती जनाब हम आपको पूरी सिक्योरिटी भी देंगे, सारा कुछ देंगे, और वो जो आपको एक जहनी टेंशन और एक प्रेशर होगा ना, उसकी वजह से आपको हम 2 लाख रुपया भी देंगे। ये भी क्या है? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, सच एज फॉर अनप्लेजेंट एनवायरमेंट, यानी जिस तरह के काम के लिए आप हायर नहीं हुए उसमें जाना पड़ गया आपको, अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की वजह से, या कोई और ऐसी डेंजरस काम है कि जिसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट है, अगरचे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा क्या किया जा रहा है? कंपनसेट किया जा रहा है। तो इस पॉइंट 1 की ट्रांसलेशन अगर उर्दू में करें ना, तो ये कह रहा है कि भाई जो मर्जी नाम रख लो, अगर कोई पैसे एम्प्लॉयर ने दिए हैं, एम्प्लॉई को दिए हैं, तो वो सैलरी कहलाएगा। फिर पढ़ते हैं, एनी पे, वेज और अदर रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुएटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। यानी कैश में जो मिल रहा होगा उसका नाम सैलरी हो गया। दूसरी बात, एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, एनी पर्क्स, सहूलियात, बेनिफिट। कहते कोई सहूलियात, वो कहते सहूलत दी हुई है आपको, क्या जी? कहते रहने के लिए घर दिया हुआ है। अच्छा जी, कहते कितने पैसे? कहते पैसे फिर हम बताते हैं, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। वो पैसों में कैसे कन्वर्ट होने, इसके लिए इनकम टैक्स में रूल्स बने हुए हैं, अभी आज ही के लेक्चर में या कल के लेक्चर में इसका जिक्र आ जाएगा। फिर आ गया जी, एनी अमाउंट ऑफ अलाउंस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई। अच्छा एक फर्क समझना, पीछे एक लफ्ज इस्तेमाल है पर्क्स, पर्क्विजिट्स। पर्क्स का मतलब होता है, आमतौर पर पर्क्स का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट, सहूलियात, पैसे नहीं दिए, सहूलत दी है, फैसिलिटी दी है। मसलन इस्तेमाल के लिए गाड़ी दे दी है, रहने के लिए घर दे दिया है, मोबाइल दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, ये क्या है? पर्क्स हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है पैसे दे दिए हैं, गाड़ी नहीं दी। उसने कहा देखो भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि हम गाड़ी दें, हम आपको 20,000 रुपया हर महीने कैश दिया करेंगे, आपका दिल करे उससे गाड़ी किराए पर ले लो, दिल करे ख़रीद लो, जो मर्ज़ी करो,
हम ये कर सकते हैं। ये क्या है? अलाउंस। एक था रहने के लिए घर दे दिया, ये क्या है? पर्क्स, पैसे नहीं मिले ना। एक दूसरी कंपनी है, उसने कहा देखो भाई हमारे पास घर वर कोई नहीं, हम घर नहीं देते, हम आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ कैश दे देंगे, आपका दिल करे घर किराए पे ले लेना, 30,000 वाला ले लेना, 10,000 वाला ले लेना, लाख वाला ले लेना, आपकी मर्जी है, हम आपको क्या देंगे? अलाउंस दे देंगे। अलाउंस, अलाउंस मीन कैश में चीजें दे देंगे। ठीक है, पहले देखिए जरा तरतीब देखें। पहले उसने कहा जिस तरह की भी मर्जी आपको सैलरी मिले वो सारी सैलरी है, अगर कोई पर्क्स मिले, सहूलियात मिले, वो भी सैलरी में ऐड होंगी, और अगर कोई अलाउंसेस मिले तो वो भी सैलरी में ऐड होंगे। जैसे any, the amount of any allowance provided by an employer to an employee including, explain करने के लिए, including cost of living allowance, subsistence, rent, utility, education, entertainment और travel allowance। पहले यहाँ तक पढ़ता हूँ। नंबर 1, एनी अलाउंस, कोई भी पैसे अगर आपको दिए जा रहे हैं, किस तरह के? फिर उसने कहा चलो मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसे कहते हैं महंगाई अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस किसका नाम है? महंगाई अलाउंस। वो कहते हैं यार बहुत महंगाई हो गई है, सारे एम्प्लॉय को 5-5 हज़ार रुपये हमने एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया महीने में, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस का मतलब होता है आप कंपनी के किसी काम जा रहे हैं, आपको एक लमसम अमाउंट दे दी गई कि यार देखो आपका जाने का खर्चा भी होगा, आपको खाना भी खाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये अमाउंट है, इसमें आपने अपना गुजारा कर लेना। सबसिस्टेंस अलाउंस। रेंट, कहीं आप जा रहे थे, रेंट आपका कंपनी ने पे करना है, या आपके घर का किराया कंपनी पे कर दे, या घर के बिजली के बिल आपके पे कर दे, यूटिलिटीज़, या बच्चों की एजुकेशन के पैसे पे कर दे, या आपको कोई एंटरटेनमेंट करवा दे, या आपको कोई ट्रैवल अलाउंस दे दे, साल में आप यूरोप चले जाएं जी फिरने के लिए। हाँ मेहनत करें, कंपनियां भेजती हैं, क्यों नहीं भेजती? वो कहते हैं ये सब क्या है? सैलरी है, क्योंकि अब सैलरी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये पढ़ रहे हैं। वो कहता है सब कुछ सैलरी में शामिल है, ये सब कुछ सैलरी में शामिल है। फिर उसको एक ख्याल आया कि यार ज़्यादा ही नहीं हो गया? उसने कहा बट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन शामिल नहीं होगा, एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है अगर कोई बंदा एम्प्लॉय के काम के लिए ये सारा काम हो रहा है, मसलन आपको भेज दिया कंपनी ने जी कराची चले जाएं, वहाँ एक सेमिनार हो रहा है, आपने वहाँ अटेंड करना है, अब जाने की टिकट भी दी, वापसी की टिकट भी दी, वहाँ होटल का किराया भी दिया, भाई क्यों दे रहे हैं आपको? आप कंपनी के काम से गए हो। अगर ये अलाउंस आपका कंपनी के ऊपर खर्च हो रहा है तो भाई मेरी सैलरी में क्यों ऐड हो जाए? बात समझ आ रही है? फर्ज कर लें कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक एक्टिविटी हो रही है दुबई में, राइज वाले कहते हैं भाई साहब आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब मैं चला गया दुबई, मेरी जाने की टिकट भी लगी, वहाँ रहने का खर्चा भी लगा, वापस भी आ गया, ये सारे पैसे खर्च तो हुए ना, खर्च हुए, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हुआ भाई? कंपनी का फ़ायदा था। इसलिए कह रहा है कि ये वाले पैसे आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो रहे होंगे, ये वाले पैसे आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो रहे होंगे। तो जनाब ये बात हो गई। वो कहते हैं जो कंपनी, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको पता है लॉ को एक बड़ा मसला है, एक बड़ी प्रॉब्लम है लॉ के साथ। जब वो कोई रिलैक्सेशन देता है ना तो उसको पता लग जाता है यार ये पाकिस्तानी है, प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं इन्होंने हर खर्चे को उठा के कहना ये तो कंपनी के लिए ही हो रहा था, तो फिर हम टैक्स किस पे लेंगे? उसूल तो वजह कर दिया, उन्होंने कहा यार ऐसा खर्चा जो सिर्फ कंपनी के काम के लिए किया जा रहा हो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन साथ ही उन्हें लगा कि यार काम खराब ना हो जाए, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाल दी। क्या जी, क्या लिखा हुआ है? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, वो कह रहा है आपको कंफ्यूजन ना हो, it is clarified that allowance solely expended in the performance of the employee's duty does not include। वो कहता है जो हमने अभी ऊपर आपको एक रिलैक्सेशन दी है ना, क्या रिलैक्सेशन दी है? बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड। वो कहता है ये वाला अलाउंस अगर ये दो बातें हो गई तो वो इस कैटेगरी में नहीं डालना आपने।
क्या जी? कहता सर ये क्या मतलब हुआ? वो कहता है अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। मसलन एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 2 लाख रुपए मंथली, ये बंदा कंपनी के काम से बाहर भी जाता था, तो क्या पे करती थी कंपनी? इसका रेंट पे कर देती थी या इसको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे कर देती थी, खर्चा। कंपनी ने देखा यार देखो भाई हर महीने तुम्हें ऑन एवरेज 20,000 रुपया खर्च हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। एम्प्लॉय को बुला के कहा यार देखो बात सुनो, तुम बिल भी उठा उठा के फिरते रहते हो, कभी पर्ची तुम्हारी गुम हो जाती है, कभी हो जाता है, तुम्हें एक काम करें, तुम्हें हम तुम्हारी सैलरी का 10% पैसे दे दिया करेंगे, खर्च हो ना हो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या करेंगे? हर महीने सैलरी में फिक्स दे देंगे, कितने? 10%। उन्होंने कहा सर मुझे परसेंटेज की क्या समझ आएगी? उसने कहा अच्छा छोड़ो छोड़ो परसेंटेज भी छोड़ो, तुम्हें 25,000 दे दिया करें हर महीने फिक्स में, यानी तुम्हारी सैलरी 2,25,000 हो गई समझो आज से। लेकिन ये 25,000 क्यों मिल रहे हैं? कंपनी के काम जाता है बंदा। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर तो ऐसे मिलने लगे हैं ना फिर ये सैलरी हो गई है। बड़ी बड़ी बारीकी की बात है। क्या लिखा हुआ है? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। वो कहते हैं ये नहीं हमने शामिल करना। कौन सा? अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी, हर महीने 25,000 साथ देना शुरू कर दिया, या सैलरी की कोई परसेंटेज बना दी। वो कहते हैं फिर ये नहीं शामिल, ये ऊपर वालों में आ गया, ये तो हम सैलरी में ऐड करेंगे। अब बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन लॉ जाहिर है उसने बचाना भी तो है ना, वरना सारे लोग इधर ही शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, और अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, या कोई ऐसा खर्चा जो एक्चुअली खर्च नहीं हुआ। अलाउंस विच इज नॉट होली, टोटल खर्च नहीं हुआ, होली एंड एक्सक्लूसिवली, सिर्फ उस मकासद के लिए जरूरी खर्चा हो, अगर इसकी डेफिनेशन में नहीं है तब भी निकल जाएगा। और अगर होली एक्सक्लूसिवली है, यहां ये बात याद रखनी है, अभी वर्कबुक में क्वेश्चन भी हम करेंगे इसके ऊपर। वो कहता है कि भाई अगर कोई खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली भी है, लेकिन एम्प्लॉयर ने पेमेंट का प्रोसीजर क्या बना दिया, एक फिक्स अमाउंट देना शुरू कर दी, वो कहता है ये खर्चा नहीं आपने सैलरी में शामिल ही रहेगा, ये खर्चा माइनस नहीं हो सकता। 2 बातें लगा दी हैं। फिर सी पॉइंट को जरा तफसील से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, आप कंपनी की बेस पर ट्रैवलिंग करते हैं इसलिए आपको ये मंथली 25,000 मिल रहे हैं, सैलरी में ऐड होगा। आप कंपनी की बेस पर आते जाते रहते हैं इसलिए आपको 30,000 महीने का मिल रहा है, सैलरी में ऐड होगा। हाँ, एक्चुअल एक्सपेंसेस पे करें। आप कराची गए थे, सारे बिल एक्चुअल उठाकर आपको पे किए जा रहे हों, फिर नहीं, फिर वो इस डेफिनेशन में आएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी टू एम्प्लॉयमेंट। 3 बातें हमने सैलरी की एक्सप्लोर कर ली हैं। सैलरी की एक लंबी डेफिनेशन है, सैलरी की एक लंबी डेफिनेशन है, और उसमें से ABC 3 बातें एक्सप्लेन हुई हैं। ए क्या था सर, ए क्या था? शुरू यहाँ से हुआ। उसने कहा जी सैलरी का मतलब क्या है? उसने कहा जी सैलरी का मतलब है कोई भी अमाउंट जो आपको मिलेगी, कौन सी? रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, इंक्लूडिंग। फिर उसने कहा यार सैलरी का नाम जो मर्जी रख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पे कह दो, वेजेस कह दो, रेन्यूमरेशन कह दो, इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, यानी जो पैसे मिलेंगे मंथली आपको वो आपकी सैलरी है। और अगर कोई सहूलियात मिलेंगी वो भी सैलरी है, पर्क्स। वो कहते सर सहूलियात के पैसे कैसे बनाएंगे? कहते खलो जा, आगे बता देंगे कैसे बनाएंगे। वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, वो कहते हम कर लेंगे मनी में कन्वर्ट, कोई मसला नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पीछे हमने पढ़ा था कि सैलरी रिसीव कब होती है, एक्चुअली, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ, मेड अवेलेबल,
ठीक है ना। और फिर हमने देखा सी पॉइंट आ गया कि अगर कोई अलाउंस आपको पे किया जाए, अलाउंस पे किया जाए, अलाउंस पे किया जाए, क्या मतलब, कैश दे दिया जाए, सहूलत ना दी जाए, कैश दे दिया जाए, वो कहता है वो भी सैलरी में ऐड होगा। फिर उसे लगा नहीं यार कहीं ज्यादती हो जाएगी, फिर उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा अलाउंस जो सिर्फ कंपनी के काम के लिए आप जाएं और वो पे हो रहा हो, विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं शामिल होगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यार ये लोग इसको मिसयूज ना करें, फिर उसने नीचे 2 बातें ऐड कर दी हैं। यहां तक रुकते हैं जनाब। आज आपने सैलरी का हेड शुरू किया, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे, मैं स्लाइड्स आपको सेंड कर रहा हूँ और वहाँ से आप इसको देखना शुरू करें। वर्कबुक भी आपके पास आ रही है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। कल हम आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फर्दर कुछ क्वेश्चंस और कुछ बाकी का एरिया इसका देख रहे होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।